तो इस टाइम पे काल में आया क्या था कि ब्राह्मणों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन दी जा रही थी, भूदान दिया जाता है, जिसके कारण नए नए जो है आपके समाज में ब्राह्मणों का उदय हो रहा था। लोग कृषि में लोग ज़्यादा जुड़े हुए थे और इस परंपरा के कारण ब्राह्मणवादी जो सोच है या ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है वो ज़्यादा बढ़ रही थी। कायस्थ वो थे जो जितने भी लेखन पत्र आते थे तो उनको अच्छे से संजोना, उनको पढ़ना या उनको रखना, इस कारण में कायस्थ जो थे वो सबसे आगे थे, तो उनका विकास हो रहा था। जैसे जैसे भूमि दान में वृद्धि हो रही थी, कायस्थों के महत्व में भी वृद्धि हो रही थी। इसमें वृद्धि हो रही है तो कायस्थ लोग जो थे उनमें भी वृद्धि देखी जा रही थी। नए नए जो है वो लोग आ रहे थे, गुज्जर प्रतिहार, और गुज्जर प्रतिहार को भी उदय हो रहे थे, तो उसमें राजपूत आ रहे थे, चौहान आ रहे थे, ठीक है, तो उसमें आ जाते हैं चंदेल आ रहे थे, तो उसमें आ जाते हैं राजपूत, और राजपूतों का काफ़ी उदय हो रहा था। जैसे चौहान, परमार, चंदेल भी, इनका भी उदय हो रहा था। तो ये उन्हीं के वंशज थे जो बाहर से आए थे, जिनमें आ जाते हैं शक, हुण, कुषाण, इन्हीं के वंशज में लिख रहे थे। ठीक है, तो टर्म आता है सांस्कृतिक विकास। तो इसमें आ जाता है कि जितने भी नई नई शक्तियाँ उभर रही थी तो उसके अंदर संस्कृति का किस तरीके से विकास हो रहा था, क्योंकि हर अगर वंश आएगा, हर साम्राज्य आएगा, तो हर साम्राज्य के साथ नए नए संस्कृतियाँ जुड़ती चली जाएगी। ठीक है, उनका आपस में समन्वय होगा, आपस में मेलजोल होगा, जिससे नई नई संस्कृतियों का उदय होता पड़े। तो जो इतने सारे आपको साहित्य या इतने ज़्यादा जो कला दिखते हैं, ये उसी का टाइम के कारण है। इसके कारण इतने ज़्यादा साम्राज्यों का विकास हो रहा था कि हर साम्राज्य अपनी अपनी नई नई संस्कृति को लेकर आ रहा। अब उसी से, अब संस्कृति है, हर साम्राज्य है, तो वो लिखवाएगा भी, राइटिंग में भी होगी। ठीक है, अगर शासक है तो वो स्थापत्य कला भी बनाएगा, मूर्तियाँ बनाएगा, मंदिर बनवाएगा। तो इससे जो है साहित्य या कला या फिर आप कहें संस्कृति का धीरे धीरे उदय हो रहा है। चोल शासक थे, जिसको सबसे मुख्य माना जा रहा है, उन्होंने एक रचना करवाई कदम द्वारा, रामायण। अगर हम इतिहास में जाए ना तो रामायण कईयों ने लिखी है, जैन में भी रामायण लिखी हुई है। तो कदम ने लिखा था रामायण, ठीक है, वो उस टाइम की थोड़ी प्रमुख रचनाओं में से एक माना जाता है। पंपा भारत एक और आ जाता है, पंपा भारत, जिन्होंने रचना की किसकी, विक्रमार्जुन इसकी रचना की। ठीक है, पंपा भारत ने रचना की, विक्रमार्जुन विजय। कथा सरित सागर, ये बहुत फेमस है और ये इम्पोर्टेंट है। एक व्यक्ति था कलहन, जिसने जितने भी कश्मीर के टाइम पर शासक आए हुए थे ना 12वीं सदी तक, उन सबके बारे में लिखे जा रहा था, राइटिंग में लिखता था सबके बारे में। तो वो जो विवरण मिला ना, उसे कहता है राज तरंगिणी, राजाओं की एक नदिया की श्रेणी, तो उससे नाम लिखा था कलहन के द्वारा। कलहन व्यक्ति का नाम है, कलहन, उसने लिखा था, क्या लिखा था, राज तरंगिणी। होना लगाइए, राज तरंगिणी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे साहित्यों का आता है। हर साहित्य अलग क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अलग शासक है, शासकों के अंदर अलग अलग, हम दरबारियों को उस टाइम पे होता था कि जो भी साहित्य में काम करते थे तो सबके दरबार में अलग अलग साहित्यिक को वो संरक्षण देते थे कि उनका सब कुछ रहना देना सब कुछ है उनके वहाँ होता था, तो उसे संरक्षण कहते थे, उनको सब कुछ देना। तो यहाँ पर अलग अलग साम्राज्य है तो अलग अलग साहित्यों का निर्माण होना शुरू हुआ, साहित्य अलग अलग हुए थे तो अलग अलग पुस्तकों का, अलग अलग चीज़ों का यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो हर जितने ने जितने मंदिर बनवाए हैं, इसका मतलब उस शासक का गौरव उतना ही ज़्यादा था, ताकत ज़्यादा थी, गौरव ज़्यादा था, पैसे ज़्यादा थे। तो कई जगहों में मंदिर में जो टेम्पल्स की मूर्तियाँ वगैरह आती है या फिर वो घंटा वगैरह जो भी आएगा, वो सारी चीज़ें गोल्ड की होगी। दैट मीन्स उस टाइम का राजा जो था वो बहुत अमीर था। तो ये गौरव को दिखाने के लिए एक तरह से किया जाता है।
और जिस तरह के वो मंदिर बनवाते हैं, इसका मतलब उनके जो आराध्य है, वो जिनको पूछते हैं, वो यही भगवान, इन भगवानों को ज़्यादा पूछते हैं। ये भी दिखता है, दूसरा ये भी दिखता है कि भाई वो भगवान को इतना पूछते हैं कि उनके यहाँ पर उन्होंने पूरा मंदिर बनवाते थे और बहुत ही ज़्यादा भव्य मंदिर बनवाते थे। ये शासकों की ताकत को भी दिखाता है। इनके रख रखाव के लिए भी काफ़ी ज़्यादा, अब इतना बड़ा मंदिर बनवाओगे तो रख रखाव के लिए लगेगा बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। इसका मतलब जितना बड़ा मंदिर बना के छोड़ थोड़ी देंगे, मंदिर बनाएंगे, इसका मतलब उस मंदिर का रखरखाव भी करना पड़ेगा। इसका मतलब उस राजा के पास इतनी ताकत भी है कि उसका रखरखाव भी वो कर सकता है, उतने पंडित लगाएगा वो वहाँ पर। ये दिखाता था भव्य मंदिर बनाने का। वरना मंदिर तो छोटा भी बनाया जा सकता है, बड़ा है भव्य मंदिर बनाने का क्या मकसद होता है। इसके अंदर मंदिरों की 3 शैली दिखाई जाती है। तो मंदिरों की 3 होती है, एक नागर, एक वैसर, जिससे असल में मिश्रित भी कहा जा सकता है, ठीक है, और एक आ जाता है द्रव्य। इस 3 शैली में मंदिरों का निर्माण करवाया जाता था। नागर शैली की प्रमुख विशेषता थी विशाल मीनारों का निर्माण होना। जो मीनार होते थे उनके, वो बहुत बड़े बड़े होते थे। इस शैली में निर्मित मंदिर उत्तर भारत में भूभाग में फैला है, मध्य भारत, गुजरात तथा उड़ीसा में। तो जो ये मंदिर दिख रहे हैं ना, ये ज्यादातर आपको कहाँ दिखेंगे, नॉर्थ में दिखेंगे। तो जो नॉर्थ के टेम्पल, नॉर्थ इंडिया के जितने टेम्पल होते हैं वो नागर शैली के होते हैं, ठीक है, जो आप उड़ीसा, गुजरात और मध्य भारत में भी देखने को मिल सकता है। तथापि प्रचलित नागर शैली में क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय विशेषता है। हर क्षेत्र के हिसाब से मंदिरों का डिजाइन और तरीके थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, कि हर क्षेत्र में शासक अलग है। शासकों की जो पीछे की जो उनका बैकग्राउंड था, उनकी अपब्रिंगिंग थी, वो जिस तरह से बड़े हुए, जिस तरह से सोच है उनकी, उस हिसाब से मंदिरों में इफेक्ट पड़ सकता है। या अगर कोई बाहर से आया हुआ है तो और अब ये राज कर रहा है, तो वो अपनी शैली को भी थोड़ा सा लाएगा, है ना। तो उसके कारण मंदिरों में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। सारे मंदिर की डिजाइन अलग होते हैं, वो होता है, लेकिन अगर तरीके देखे जाए तो सबके सब मंदिर एक ही जैसे लगते हैं। इस शैली के प्रमुख मंदिर में आ जाता है भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये तो फेमस है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। और दक्षिण भारत में मंदिर का जो निर्माण होती है उसे द्रविड़ शैली कहा जाता है। ये भैया नॉर्थ इंडिया है, ये साउथ इंडिया है, ये मिडल में आ जाता है। चोल शासन के काल में अपने गौरव को और ऊपर दिखाने के लिए इस शैली की प्रमुख विशेषता हुई है, जिसके अंदर गर्भगृह होता है, विमान होता है, मंडप होता है, गोपुरम होता है। गर्भगृह का मतलब होता है जो मेन देवता का पूजा है, मान लीजिए उसका शिव जी का मंदिर है, तो वो मेन देव हुए, मेन भगवान हुए, तो उसका स्थापना गर्भगृह में होता है। गर्भगृह के ऊपर बनी हुई इमारतों को विमान कहा जाता है। उसके ऊपर जो भी इमारत बनी हुई होगी, ये गर्भगृह होगा, जिसके अंदर जो है हमारे मुख्य देव रहेंगे, ठीक है। इसके ऊपर जो भी बनाया गया है, जो भी इमारत बनाई जाती है, वो विमान होता है आपका। मंडप अंकित स्तंभों को विशाल भवन जो गर्भगृह के सम्मुख निर्मित होता है। मंदिर के सामने जितने भी बने जाते हैं और भी टेम्पल्स बनाए जाते हैं, ये तो छोटे छोटे टेम्पल्स भी हैं जहाँ आप देख रहे हो। जब बड़े बड़े जाते हैं तो छतरपुर देखा होगा, यहाँ है टेम्पल, थोड़ा रास्ता आ रहा है, उसके सामने और एक मंदिर आ रहा है। इस तरीके से मंदिर बनाया जाता है, वो वाली की बात कर रहे हैं। क्षेत्र के चारों ओर बने भव्य दरवाजे जो है वो गोपुरम कहलाए जाते हैं। जो मंदिर है उनके चारों तरफ जो दरवाजे होते हैं वो गोपुरम होता है। वो अपनी ताकत को दिखाने के लिए बनाया जाता है। इस शैली का सर्वाधिक प्रमुख मंदिर जो चोल शासक राजा द्वारा तंजौर स्थित में बृहदेश्वर मंदिर है। वैसर मंदिर मिश्रित पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है। वह चालुक्य शासकों के संरक्षण में निर्मित हुए बादामी, जो कर्नाटक में पड़ता है, के निकट पट्टल में पाए गए। मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में इस युग में ऊंचाइयों को छुआ। चोल कलाकारों द्वारा तांबे की बनी नटराज की मूर्ति यहाँ पर पाई गई है। तो उस टाइम पे नटराज की मूर्ति जो थी उनको बनाया जाता था तांबे में। तो मूर्तियों का जो शैली है वो थोड़ा उन्नत हुआ था, बहुत विकास हुआ था। लोग बहुत अलग अलग डिज़ाइन में और बहुत अलग तरीके से मूर्तियों को बनाया जाता था। तो यहाँ पर एक तांबे की मूर्ति मिली है जो आता है नटराज, शिव की नृत्य करती हुई मूर्ति जो है ना, शिव जो नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, इस टाइम पे जो स्ट्रक्चर होता है, जो उनका डिज़ाइन होता है, वो होता है आपका नटराज। लास्ट टाइम आता है
दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ हमारे संबंध कैसे थे? दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ संबंध। हम हमेशा इधर से उधर, वो यहाँ से इधर, जिसे भ्रमणशील की बात कर रहे हैं कि हम हमेशा गतिशील इन्हीं मामलों में रहे। हमारा व्यापार हमेशा बहुत पुराने टाइम से ही चलता हुआ है। ठीक है, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी। ठीक है, के लगभग प्रतीत होता है यहाँ पर हमारे दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हमारे संबंध बने। जातक तथा अन्य बौद्ध साहित्य के भारतीयों में द्वारा स्वर्ण द्वीप की यात्रा का उल्लेख मिलता है, जिसे जावा के रूप में जाना जाता है। आज जावा के रूप में जाना जाता है, मलेशिया इंडोनेशिया के साइड में है, इंडोनेशिया के साइड में जावा, तो उसको स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना जाता था। स्वर्ण द्वीप जिसे कहते हैं जावा, वहाँ से हमारा संबंध मिलता है। किसमें? जातक में। जातक में क्या था? जातक बौद्ध की 550 जन्मों की कथाएं थी उसके अंदर, है ना, उसके अंदर, या फिर बौद्ध के जो साहित्य है उनके अंदर ये मिलता है कि हमारा भारत का और उनका जावा के साथ, स्वर्ण द्वीप के साथ हमारा आना जाना होता है। आना जाना किसके कारण? घूमने के लिए तो कोई जाएगा नहीं, ऑब्वियसली वहाँ पे व्यापार के कारण ही होता था। थाईलैंड और वियतनाम ये उस साइड में पड़ता है, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश है, चाइना के नीचे पड़ता है। थाईलैंड, वियतनाम, है ना, इंडोनेशिया, ये दक्षिण पूर्वी देश है। वहाँ पर भारतीय मोती मिले, भारतीय रत्न मिले। इसका मतलब क्या होता है? भारतीय लोगों का वहाँ पर आना जाना हुआ करता था, वो यहाँ आए होंगे, हम वहाँ गए होंगे, क्योंकि भारत का रत्न वहाँ पर कैसे चला जाएगा, या भारत का मोती वहाँ कैसे चला जाएगा? इसका मतलब व्यापार के रूप में हमने इनको दिया होगा, उपहार के रूप में दिया होगा, व्यापार के रूप में दिया होगा, वरना वहाँ पर भारतीय रत्न कैसे मिल सकता है? इस प्रकार से हम पुरातत्व से भी पता लगा सकते हैं। ये था साहित्य, जिसमें जातक ने बताया था कि हाँ भाई स्वर्ण द्वीप में हमारा घूमना हुआ। अब यह है पुरातत्व में सामान मिलता है, चीजें साहित्य में लिखा होता है बस। तो कौंडिन्य पहला व्यक्ति था जिसने साम्राज्य को स्टार्ट किया था दक्षिण पूर्वी एशिया में। कहाँ पर? कंबोडिया में। जो भारत से आया था और उसने ब्राह्मण है, तो जज सो भारत से एंट्री ली होगी उसने, वो ब्राह्मण है वहाँ का, तो उसने भारत से ही वहाँ पर आया था और उसने स्थानीय राजकुमारी से विवाह किया था, शादी की थी। हालांकि दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारतीय संबंध 5वीं शताब्दी के लगभग प्रगाढ़ मतलब मजबूत हुए थे और संस्कृत भाषा में लिखे गए क्षेत्रों में प्रारंभ हुए। सर्वोच्च शिखर जो है वो 800 ईस्वी या 1300 ईस्वी के बीच में रहे। तो सबसे बड़ा मजबूती या सफलता की बात करेंगे तो 800 लेकर 1300 जो ईस्वी है तब ज़्यादा संबंध बढ़िया हुए थे, सर्वोच्च शिखर पे था। और दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय नाम के कई शासक और वंशों का वहाँ पर उदय हुआ था। भारत के जो वंश है उनके शासकों का नाम वहाँ पर था। इसका मतलब 800 से लेकर 1300 में ज़्यादा मजबूती थी वहाँ पर हमारे संबंध थोड़े ज़्यादा बढ़िया थे। दक्षिण पूर्व के जो साथ हमारा संबंध है वो जो मुख्यतः था वो था व्यापार। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में हम व्यापार किस चीज का करते थे? इलायची, चंदन की लकड़ी या लौंग बहुत ज्यादा था इस व्यापार के मामले में। इन तीनों की चीज़ों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा व्यापार में इसको सम्मिलित किया जाता है। तो संस्कृत को वहाँ पर मुख्य न्यायालय के रूप में, कोर्ट होता है ना, वहाँ पर भी तो अगर कोई होता तो फैसला वगैरह सुनाते हैं, वहाँ संस्कृत को मुख्यतः अपनाया गया था न्यायालय को। दक्षिण पूर्वी एशिया में सर्वाधिक प्रमुख जो वंश था वो 8वीं शताब्दी में स्थापित हुआ, जो वंश था शैलेंद्र वंश। जो नौ शक्ति थी वो बहुत, जो नेवी थी उनकी जहाज वाली, वो शक्ति उनकी काफी अच्छी थी। तो उनका जो व्यापार है वो चीन, भारत और पश्चिम के अन्य देशों के साथ काफी मजबूत थी। शैलेंद्र शासक जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को मानता था।
इस वंश में कोई एक शासक होगा जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी थी बिहार में, नालंदा यूनिवर्सिटी है, वहां पर एक मठ को बनाया था उसने, अंग और वाट, जो किसका मंदिर है, विष्णु विष्णु। तो इसका मतलब यहाँ है कि सिर्फ बौद्ध धर्म को ही नहीं था समर्पित या बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसका मतलब सिर्फ बौद्ध धर्म ही वहाँ पर नहीं चलता था दक्षिण पूर्वी एशिया में। वहाँ पर जो जितने भी हिंदू धर्म के जितने भी आते हैं देवी देवता या भगवान, उनकी भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मंदिर और पूजा की जाती थी। आदि में कम्बोडिया का एक शासक थे सूर्यवर्मन, ये वर्मन हमने वहाँ पर भी सुना है, हर्षवर्मन वगैरह वगैरह। इसका मतलब ये काफ़ी रिलेटेड कर जा रहा था हमारे हिंदू शासकों के साथ, कि हमारे यहाँ से वहाँ गए थे, ये काफ़ी कुछ हमसे रिलेट करेगा, ठीक है। इसमें एक शासक थे सूर्यवर्मन द्वितीय ने द्वारा बनवाया गया था, और यह पानी से भरी हुई खाई से घिरा हुआ है, जिसमें विशाल गोपुरम है और विशाल दीवारें है, जिसके भीतर रामायण महाभारत से संबंधित मूर्तियाँ अलंकृत हैं। तो इसके अंदर आपको रामायण और महाभारत की जो संबंधित कुछ मूर्तियाँ मिलेगी, उससे इस मंदिर को बनाया गया है, ठीक है। कि 750 से 1200 के बीच में असल में वहाँ पर विभिन्न राज्यों की पहचान हमने की थी। शासन किस तरीके से होता था उसके बारे में परख की गई। पहले बात हमने 750 और 1200 के बीच को हमने 2 खंडों में बांटा था, एक 750 से लेकर 1000, एक 1000 से लेकर 1200, हमने खंडों में बांटा था, चरणों में। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की हमने पहचान की, क्योंकि नए नए साम्राज्य आने लग गए, नए नए ब्राह्मणों को हमने ज़मीन दे दी, ब्राह्मण अलग तरीके से उजागर हुए, अलग अलग साम्राज्य आ गए, अलग अलग वंश आ रहे हैं, हर साम्राज्य, हर वंश, हर क्षेत्र अपने तरफ से एक नई संस्कृति को उठा के लेकर आ रहा है, नई संस्कृति को उदय कर रहा है, उससे हमें नई नई संस्कृति के कारण नई कला, नई साहित्य को पढ़ना पड़ रहा है। इसके बाद आ जाता है सांस्कृतिक गतिविधि हमने पढ़ी। 8वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य में हमारा दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ असल में संबंध कैसा रहा। व्यापार से शुरू हुआ, फिर वंश आए, फिर वंश ने वैसे ही अपने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को ऊंचा किया, उसके बाद जो हमारे हिंदू देवी देवता है उनके भी मंदिर बनवाए गए। इस प्रकार से आप देखते हैं कि हमारे दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। और इस प्रकार से सारे टॉपिक्स को खत्म होते हुए ये चैप्टर होता है।